कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना मन को अपने मार। होके निराश मत बैठना मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम। पा लेती है मंजिल चींटियाँ भी गिर गिर कर हर बार। पा लेती है मंजिल चींटियाँ भी गिर गिर कर हर बार। आज के इस 26वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है मित्रों। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हमने पिछली कक्षाओं में प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ा है। अब हम इस अध्याय में अपवर्तन संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। इसका पता हम किस प्रकार लगाएंगे, इस पर एक प्रयोग करते हैं। एक लेज़र लाइट लेते हैं और पानी में हम उसको जलाते हैं। क्या देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्रियाकलाप को हम एक प्रयोग द्वारा करते हैं। हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, वह नाद हो सकता है। उसमें एक सिक्का लेते हैं, सिक्के को हम नाद में डाल देते हैं। सिक्के सहित नाद को हम मेज पर रखते हैं तथा सिक्के को देखते हैं। सिक्के को देखते हुए हम नाद से तब तक हम दूर जाते हैं जब तक कि सिक्का आप आँख से दिखाई नहीं पड़ने लगता है। अपने मित्र की सहायता से हम नाद में पानी डालने को कहते हैं। हम तब तक मित्र को पानी डालने को कहते हैं जब तक सिक्का नाद में दिखाई देने लगे। नाद में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का ऊपर क्यों दिखाई पड़ने लगता है। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे आँख तक नहीं पहुँच रही थी तथा जैसे ही हम पानी डालते हैं, नाद में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती हैं तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गति करती हैं। वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण हमारे आँख तक पहुँचती है तथा सिक्का पुनः दिखाई पड़ने लगता है, किंतु सिक्का कप के पेंदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती हैं तो वे अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखीय पथ पर गमन नहीं करती हैं, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अतः दूसरे शब्दों में प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों से को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह है प्रकाश के अपवर्तन की क्रियाकलाप। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यह हम एक प्रयोग कांच के गुटके की सहायता से भी कर सकते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं
तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है कि यन डैश यन यन डैश पृष्ठ के बिंदु यन पर अभिलंब है। ओ यन आपतित किरण तथा यन आर अपवर्तित किरण है। ओ यन यन डैश आपतन कोण तथा यन डबल डैश यन आर अपवर्तन कोण है। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हटती है। इस प्रकार जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब यन डैश यन डबल डैश के अनुदिश अनुसार चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। यह प्रयोग हम एक कांच के गुटके की सहायता से भी कर सकते हैं। कांच का एक गुटका, ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़ तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन तथा आलपिन हम लेते हैं। पिनों की सहायता से कागज़ को ड्राइंग बोर्ड पर लगाते हैं। कागज़ के मध्य कांच का टुकड़ा गुटका रखकर उसकी सीमा उसके चारों ओर ABCD रेखा खींचकर बनाते हैं। गुटके के AB फलक की ओर दो पिन PQ एक सीधी रेखा पर चित्र के अनुसार लगाते हैं। अब गुटके के दूसरे फलक CD की ओर P से पिन PQ के प्रतिबिंब को देखते हैं तो उनके सीध में दो पिन R1S लगाते हैं। PQRS पिनों को हटाकर उनके स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाते हैं तथा कांच के गुटके को भी हटा देते हैं। चित्र के अनुसार रेखा PQO SRL OL खींचते हैं तथा O बिंदु पर अभिलंब NON डैश तथा L बिंदु पर अभिलंब MLM डैश खींचते हैं। चित्र में कोण PON तथा कोण N डैश OL, कोण OLM तथा कोण M डैश LS की माप लेते हैं। देखते हैं कि N डैश OL कोण PON से कम है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण जब प्रकाशतः विरल अर्थात वायु से सघन माध्यम अर्थात कांच में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। कोण M-LS का मान कोण OLM से अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से अर्थात कांच से प्रकाशतः विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर हटती है। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। यह प्रयोग हम अर्धचंद्राकार कांच के गुटके की सहायता से भी कर सकते हैं। कांच के गुटका जो अर्धचंद्राकार है उससे हमको साफ साफ कोण के बारे में स्पष्ट पता चलता है कि आपतन कोण कितना है और अपवर्तन कोण कितना है। इससे जैसे ही कांच के अर्धचंद्राकार गुटके में जब सूर्य का प्रकाश या लेजर लाइट का प्रकाश जाता है तो जितने आपतन कोण से उस अर्धचंद्राकार कांच के गुटके पर आपतित होता है तो जब कांच के गुटके से बाहर सूर्य का प्रकाश या लेजर लाइट का प्रकाश बाहर पहुंचता है तो अर्धचंद्राकार कांच के गुटके से साफ साफ पता चलता है कि अपवर्तित किरण उससे कम है। तो इस अर्धचंद्राकार कांच के गुटके की सहायता से भी हम इस प्रयोग को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण का यह संयोग अपवर्तन कहलाता है। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। इस प्रयोगों द्वारा हमारे सामने दो नियम निकल करके अर्थात दो तथ्य निकल करके सामने आते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की इस घटना को हम दो नियम से दर्शाते हैं जिसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं।
अर्थात लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये दो नियम मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला जो है वह यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की लंब भुजा तथा कर्ण भुजा का अनुपात उस कोण की ज्या अर्थात साइन कहलाती है। चित्र में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जो एक नियतांक होता है। इसे संक्षेप में n या 1n2 अथवा 2n1 से भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं। अक्षर n के पूर्व लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में नाम लिखते हैं। उदाहरण, यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में अर्थात कांच में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष शीशे का अपवर्तनांक को ANG से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक एक अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम कुछ समान घटना के बारे में बात करते हैं, जैसे पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल को जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अर्थात पेंसिल की नोक आभासी प्रतिबिंब से ऊपर बिंदु पर बनता है तथा जल में पेंसिल का डूबे हुए भाग का प्रतिबिंब दूसरा दिखाई देता है, जिसके कारण पेंसिल एक निश्चित बिंदु पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि पानी में यदि हम पेंसिल को डाल दें तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देने लगता है। यही कारण है, इसका मुख्य कारण अपवर्तनांक या अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है। अब हम दूसरे प्रयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका भी कारण अपवर्तन है। तालाब की पेदी पर एक बिंदु स्थित होता है और उस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें जल से होकर जब वायु में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं तथा अपवर्तित होकर दूसरे मार्ग का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है तथा बिंदु दूसरे बिंदु से होते हुए आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु जिसे हम अप्रत्यक्ष बिंदु कहते हैं, जल में बिंदु का आभासी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आभासी प्रतिबिंब जल की सतह से ऊपर होता है, अतः जल का तालाब अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। इसी तरह हम मछलियों को देखते हैं तो यही पाते हैं कि उसकी मछलियों की गहराई वास्तविक गहराई से वास्तव में कम हमको दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण बस अपवर्तनांक ही है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और वास्तविक हमारी गहराई उसको नहीं दिखाई पड़ती। तारों का टिमटिमाना। तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इस कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण यह ऐसा होता है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता,
इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवाओं की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में यह अचानक परिवर्तन होने के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए जब हम देखते हैं तो हमारी आँखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए हमको प्रतीत होते हैं। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि गर्म और ठंडी हवाओं का या माध्यम का कई परत उसमें उपस्थित होती है, जो हमारी वास्तविक तारे की दूरी से अलग हमको आभासी उसकी स्थिति दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार अपवर्तन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे सूर्य का अपने वास्तविक स्थिति से अलग आभासी स्थिति में दिखाई देना। जब सूर्य उदय या अस्त होता है तब ऐसा होता है। और भी कई घटनाएं हैं जो अपवर्तन का हमें आभास कराती हैं। तो मित्रों, आज के इस 26वें एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।